की है जिसका नाम जिन चेन्ही था। वो एक बच्ची को बचा रहा था जब देश में लड़ाई चल रही थी। तभी उसे गोली लग गई और वो मर गया। लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, एक कहानी की दुनिया में जो उसने कुछ दिन पहले ही पूरी पढ़ी थी। उस दुनिया का नाम था मुरिम। उस दुनिया में वो कोई खास किरदार नहीं बना, बस एक साइड का कैरेक्टर बन गया। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से हुई। अब वह जगह जहां लड़ाई शुरू हो चुकी थी, एक डॉक्टर जमीन पर गिरा हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। जिनको लग रहा था कि इंसानों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वो आदत में नहीं होते। उसे याद आया कि ये सब तो उस नौकरी की वजह से हो रहा है जो उसके दोस्त ने उसे दी थी। उसे ये भी याद आया कि उस दिन वो हॉस्पिटल में था और उसके दोस्त ने उसे आकर बोला था कि मेडिकल वॉलंटियरिंग के लिए ऑर्डर आ गया है और वो चाहता था कि जिन उसके साथ वहां चले। जिन हैरान हो गया था कि उसका दोस्त उस जगह क्यों जाना चाहता है जहां बार बार बुरा ही होता है। जब जिन उस समय को याद करता है, उसे लगता है कि उस दोस्त के साथ जब भी उसने कुछ किया कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसका दोस्त कहता है कि ये सब अनुभव के लिए है और उसने जिन का नाम भी अपने आप उस लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन जिन ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था। ये उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो वॉलंटियर बनकर जा रहा है वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा हर तरफ घायल लोग पड़े थे। जमीन पर लेटने तक की जगह नहीं थी। वो उस सिविल वॉर को गालियां देने लगा। फिर भी एक डॉक्टर होने की वजह से उसने हार नहीं मानी। वो सबका इलाज करने लगा। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या उनके पास कोई और खून रोकने की दवा है, लेकिन उसके साथी ने कहा जो दिया था वही आखिरी था। जिन जानता था कि वो डॉक्टर है और इसलिए उसे जो बन पड़े करना ही होगा। इलाज करते वक्त दो लोग उसकी तरफ भागते हैं और उनके पीछे एक सैनिक भी भागता हुआ आता है। वो सैनिक चौंक जाता है कि दुश्मन तो अंदर तक घुस आए हैं। फिर वो सैनिक उस कैंप में घुस जाता है जहां वो लोग छुपे होते हैं। जब वो सैनिक एक औरत और उसके बच्चे पर बंदूक तानता है तो जिन उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिन पर गोलियां चला देते हैं। बच्चे और उसकी मां डरकर चिल्लाने लगते हैं। जिनको लगता है कि उसने जो किया वो सही था। आखिर वो एक डॉक्टर था, उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने पूरे शरीर को तोड़ दिया हो। वो गिरने लगता है और सोचता है, क्या अब मैं मरने वाला हूं? कुछ समय बाद जिनकी आंखें खुलती हैं, वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो जंगल में कैसे आ गया। वो अपनी आंखें मसलता है और सोचता है, मैं यहां क्यों लेटा हूं? मैं यहां कर क्या रहा हूं? फिर वो अपने हाथों को देखता है और डर जाता है। उसके हाथ बहुत छोटे हो गए हैं, जैसे किसी बच्चे के हों। उसके हाथों पर खून भी नहीं है। उसे याद आता है कि वो तो मर गया था। अब वो बैठकर सोचता है, ये जगह कहाँ है और मैं एक बच्चे के शरीर में क्यों हूं? आगे देखता है तो चौंक जाता है। कई लाशें पड़ी हैं और गाड़ियां टूटी हुई हैं। वो खुद को चुटकी काटता है, क्या ये सपना है? लेकिन नहीं, ये सपना नहीं है और कोई फिल्म की शूटिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ खून की बदबू बहुत तेज है। फिर वो एक लाश के पास जाता है और देखता है ये एक असली इंसान की लाश है जो आधे में कटी हुई है। वो सोचता है, ये कैसी तलवार है जो किसी को एक ही वार में दो टुकड़ों में काट सकती है। फिर उसे लगता है इस लाश पर गोली के निशान नहीं हैं और इसके कपड़े भी अजीब हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि वो किसी मुहिम की दुनिया में आ गया है। वो सोचता है, ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ना ये वो रेगिस्तान है जहां वो मरा था और ना ही कोरिया। और अब तो वो किसी छोटे बच्चे के शरीर में है। वो आगे खड़ी गाड़ी को देखता है, सब खाली है। उसे लगता है कि शायद कुछ डाकू या लुटेरे यहां आए थे और इन लोगों पर हमला किया था। लाशें अभी सख्त नहीं हुई थीं, यानी मौत को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। उसे लगता है कि उसे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि लुटेरे वापस आ जाएं। वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसे किसी की आवाज आती है। कोई मदद मांग रहा था। वो सोचता है, क्या कोई अब भी जिंदा है? वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो आदमी उसे एक पोटली देता है और कहता है, इसे मेरी पत्नी को दे देना। मैं तो मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बीवी को जिंदा रहना है। जिन ये सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मैं खून रोकने की कोशिश करूंगा। वो उस आदमी के जख्म को देखता है। जख्म बहुत बड़ा था, लेकिन अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं हुआ था। ये किस्मत की बात थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था। जिनको पता होता है कि अब उसे पट्टी बांधने के लिए कुछ चाहिए, वो उस पोटली को खोलकर उसमें कुछ काम की चीजें ढूंढता है। अचानक उसे एक सुई मिलती है। वो अपने बाल तोड़ता है और उसे धागे की तरह इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि साफ सफाई की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो सुई में बाल डालता है और आदमी से कहता है, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन सहना पड़ेगा। जैसे ही वो टांके लगाना शुरू करता है, आदमी दर्द से कराहने लगता है। कुछ देर बाद जिन उस जख्म को पूरी तरह सिल देता है और सोचता है, अच्छा हुआ ये हो गया। आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जिन कहता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाया, हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए। जिन भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे उस आदमी की इच्छा पर यकीन होता है। एक पति जिसकी पत्नी गर्भवती है और जो उसका इंतजार कर रही है, वो पोटली में पड़े सारे सिक्के और जूते भी वापस रख देता है। उसे उम्मीद है कि वो आदमी बच जाएगा।
थोड़ी देर बाद जिन और जख्मी लोगों का इलाज करता है उसे बहुत थकान महसूस होती है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में जब वो बड़ा था तब भी ये सब करना मुश्किल था। अब तो वो एक बच्चे के शरीर में है। वो चारों तरफ नजर डालता है और सोचता है शायद अभी कुछ और लोग जिंदा हों। फिर वो आसपास खोजबीन करने लगता है और उसे लगता है कि ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ की सांसें अभी भी चल रही हैं। जिन सोचता है कि वो उन्हें पहली मदद तो दे सकता है, लेकिन उसके पास कोई और मदद नहीं है। अगर ऐसा ही चला तो सब एक एक करके मर जाएंगे। ये सोचकर वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो सोचता है ये सब बाद में सोचूंगा, अभी तो बस उन्हें बचाने की कोशिश करनी है। वो पूरी जान लगाकर उनका इलाज करने लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद वो एक और आदमी का इलाज कर रहा होता है और घबरा जाता है, क्योंकि उस आदमी का बहुत खून बह चुका था। उसे डर लगता है कि शायद अब वो आदमी नहीं बचेगा। वो रोने लगता है। उसे याद आता है कि इमरजेंसी के नियम कहते हैं कि पहले ये तय करना होता है कि किसको बचाया जा सकता है और किसको नहीं। फिर वो सब लोगों की तलाश करता है और कुछ जख्मी लोगों को बाहर निकालता है। वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो बस 3 लोगों को ही बचा सका। जिनको बहुत गुस्सा आता है, अगर उसके पास अच्छे मेडिकल उपकरण होते तो वो और लोगों को बचा सकता था। अचानक उसकी नजर घायल लोगों के नीचे पड़े एक कपड़े पर जाती है। उस पर लिखा होता है क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी। उसे याद आता है कि ये नाम उसने किसी मुरिम उपन्यास में पढ़ा था। सिक्योर डिलीवरी का मतलब होता है एक ऐसा समूह जो पैसे लेकर कुछ भी सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। लेकिन जिनको पता है कि ऐसे समूह सिर्फ कहानियों में होते हैं, अब अगर ये मुरिम की असली दुनिया है और ये लोग वाकई उस ग्रुप से हैं, तो शायद एक रेस्क्यू टीम जल्दी ही आ जाए। थोड़ी देर बाद जिन एक तलवार और पत्थर से आग जलाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो आग जला लेता है। उसे लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग अब काम आ रही है। फिर वो लकड़ियां, भारी सामान और घायल लोगों को इकट्ठा करता है। उसे लगता है कि इतने छोटे शरीर से ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है कि उसने आखिरकार एक छोटा सा कैंप बना ही लिया। अब वो जमीन पर लेट जाता है और बाहर देखने लगता है। वो सोचता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे पहले कि कोई खतरा हो, उसे पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। वो घायलों की तरफ देखता है और खुद से कहता है, मैं डॉक्टर हूं। पहले जिन डॉक्टर इसलिए बना था क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था। एक अनाथ के लिए डॉक्टर बनना एक बड़ी सफलता थी, जैसे कोई मेडल या सम्मान हो। लेकिन अब वो सोचता है, मैंने वॉलंटियर का काम किया, फिर सिविल वॉर में फंस गया, किसी अनजान बच्चे को बचाते बचाते मारा गया। क्या मैंने सही किया? इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो सोचता है, कहीं ये भेड़िए तो नहीं? उसे डर लगता है, क्योंकि मुरिम की इस दुनिया में ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ लुटेरे हो सकते हैं तो जानवर भी हो सकते हैं। उसकी नजर क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी वालों के कपड़ों पर पड़ती है और वो चाहता है कि वो लोग जल्दी आ जाएं। फिर अचानक उसे याद आता है, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी नाम उसे सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में पढ़ा था। फिर उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो तलवार हाथ में लेकर बाहर जाता है। सोचता है, ये रेस्क्यू टीम है या डाकू। थोड़ी देर बाद उसे कई झंडे दिखाई देते हैं जिन पर क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी लिखा होता है। उसे बहुत राहत मिलती है। अब वो और उसके मरीज दोनों सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद वहां कुछ गाड़ियां पहुंचती हैं और जिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वो गाड़ियां किसी दवा की अलमारी जैसी दिखती थीं, बहुत अनोखी। उसे लगता है कि उसने कहीं इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसे याद आता है, ये तो वही गाड़ी है जो सुप्रीम डेमन किंग नाम की कहानी में गॉडली डॉक्टर बैकरेन की दवाओं वाली गाड़ी थी। उसे अपना अतीत याद आता है, जब उसका एक जूनियर उससे पूछ रहा था कि क्या वो फिर से मुरिम की किताबें पढ़ रहा है। जिनको गुस्सा आता था जब कोई उसकी पसंद में दखल देता था, उसके साथ ही उस कहानी का नाम देखकर कहते थे कि ये बोरिंग है। जिससे जिनको बहुत गुस्सा आता था, अब वो खुद सोचने लगता है, नहीं, ये सब तो इत्तेफाक ही होगा। लेकिन तभी एक आदमी उसे देखकर अपने नेता को बताता है कि वहां एक बच्चा जिंदा मिला है। जिनको बहुत झटका लगता है। उसे लगता है, क्या यह सच हो सकता है? उसके हैरान होने के बीच एक आदमी जो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है, उसकी तरफ आता है। वो घुटनों पर बैठता है और कहता है कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का लीडर यू ह्यून है। यू ह्यून, जिनसे उसका नाम पूछता है। जिन धीरे से कहता है, मेरा नाम जिन चेन ही है। जिनको देखकर अच्छा लगता है कि ये आदमी दिखने में भले डरावना हो, पर है असल में बहुत अच्छा। यू ह्यून उसका नाम सुनकर कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और इन हालातों में भी तुम कितने शांत हो, ये बहुत ही कमाल की बात है। फिर वो पीछे लगे टेंट की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुमने ये टेंट खुद बनाया? जिन कहता है, हाँ, वहां अंदर घायल लोग हैं, मुझे उनका इलाज करना था। यू ह्यून चौंक जाता है। घायल लोग? वो टेंट के अंदर झांकता है और घायल लोगों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो अपने साथियों को आदेश देता है, यहाँ गंभीर मरीज हैं, जल्दी से गॉडली डॉक्टर को बुलाओ। जिन ये सुनकर चौंक जाता है। उसने गॉडली डॉक्टर कहा। उसे याद आता है कि जिस कहानी को उसने हाल ही में पूरा पढ़ा था, उसमें 3 महान डॉक्टरों में से एक था व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर, जिसका असली नाम था बैकरेन। उसके बाल सफेद थे, जैसे किसी सफेद ड्रैगन की परतें। वो पुरुष होते हुए भी इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे। जिनको पूरा यकीन हो जाता है,
ये वही मुरिम की कहानी है। वो याद करता है कि सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में जब क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी ग्रुप पर हमला होता है तो गॉडली डॉक्टर बैकरेन ही कहानी के असली हीरो यो रेउन को बचाता है। उसके बाद बहुत कुछ होता है और फिर किताब के दूसरे भाग में जाकर वही डॉक्टर एक बीमारी के कारण मर जाता है। जिनको अब भी विश्वास नहीं होता कि वो डॉक्टर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। अब जब वो डॉक्टर मरीजों की नब्ज चेक कर रहा होता है, वो जिनके लगाए टांकों को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो अपने लबादे से एक डिब्बा निकालता है, उसमें से कॉटन निकालता है और फिर मंत्र पढ़ते हुए इलाज शुरू करता है। यू ह्यून घबरा कर पूछता है, बैकरेन, क्या लीडर वू और मिस्टर गोंग सुन बच पाएंगे? बैकरेन पीछे देखता है और कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि इन जख्मों का इलाज किसने किया? यू ह्यून जिन की तरफ देखता है और जिन धीरे से कहता है, मैंने किया था। बैकरेन उसकी बहुत तारीफ करता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सिलाई करना आसान नहीं होता। तुम्हारे इलाज की वजह से ही ये लोग बच पाए हैं। जिन हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी हैरानी में होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि व्हाइट ड्रैगन जैसा महान डॉक्टर किसी बच्चे की तारीफ कर रहा है। लोग आपस में बात करते हैं, इतना अच्छा इलाज था, ये बच्चा कौन है? बैकरेन कहता है, ऐसी गंभीर चोट को इतनी शांति से संभालना बहुत बड़ी बात है। जिन कहता है, वो मैं बस इन्हें बचाना चाहता था। बैकरेन मुस्कुराता है, गांगहो, इस दुनिया में ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ समय बाद यू ह्यून कहता है, मैं अपनी आधी सेना को यहां छोड़कर जाता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जिन हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप भी उसके एहसानमंद हैं। उसे याद आता है, यू ह्यून ने वादा किया था कि वो एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ समय बाद जब सब लोग जाने लगते हैं, एक आदमी बैकरेन से कहता है, आपने खुद को बहुत थका लिया है। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो आना ही था। क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ने एक समय मेरी मदद की थी, मुझे छुपाया था। अब जब मैंने उनके एक भाई की जान बचाई है, तो मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। वो आदमी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है और पूछता है, क्या आप उसी लीडर वून की बात कर रहे हैं? बैकरेन हाँ में सिर हिलाता है, हाँ वही। लेकिन बाकी की मौतें भी कम दुखद नहीं हैं। किसी अपने को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। उसका साथी कहता है, अब तो आपने अपना कर्ज चुका दिया है। बैकरेन सोचता है, शायद हाँ, अगर हम उधार का हिसाब रखें। लेकिन उसका साथी जानता है कि उसने अपनी ताकत से बहुत ज्यादा किया है। वो कहता है, आप जानते हैं कि 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। बैकरेन जानता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है और वो खुद सोचता है, मैं 40 साल से ऊपर कैसे जिंदा हूं? मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। यूं ही उनको उसकी बात सुनकर चिंता होती है और वो कहता है, ऐसी बातें मत कहिए। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मैं एक शिष्य बनाना चाहता हूं। मुझे पता है मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन वो बच्चा इसके लायक है। यूं ही गुस्सा करता है, आपको पता है कि ये आपको और जल्दी मार सकता है, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। बैकरेन कहता है, हाँ, पर वो बच्चा सच में खास है। यू ह्यून जानता है कि बैकरेन की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तो वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ जिन बेहोश पड़ा होता है, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है, जैसे बचपन में बाजार जाते समय आती थी। उसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को किसी अजीब सी जगह में पाता है। तभी बैकरेन आता है और कहता है, थोड़ा और आराम करो। जिन चौंक जाता है, सब लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर वो उस बच्चे को देखता है जिसका उसने इलाज किया था उसे। बाकी दो घायलों की चिंता होती है और वो पूछना चाहता है कि वो कहाँ है। बैकरेन कहता है, ये क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का बेस है। वो आगे बताता है कि तुम पूरी यात्रा में बेहोश ही थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। जिन उसे नजदीक से देखता है और सोचता है, ये तो किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है और ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। उसे अजीब लगता है कि इतना बड़ा डॉक्टर उससे इतनी इज्जत से बात कर रहा है। बैकरेन कहता है, अगर तुमने उस समय तुरंत इलाज न किया होता तो सबकी जान चली जाती। तुम्हारा इलाज ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। जिनको बहुत राहत मिलती है जब वो सुनता है कि सब लोग अब ठीक हैं। बैकरेन बताता है, अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्लाउड ड्रैगन और नोबल क्लान दोनों तुम्हारे एहसानमंद हैं। जिनको ये सुनकर और भी ज्यादा झटका लगता है। नोबल क्लान? बैकरेन पूछता है, क्या तुम्हें याद है जिन लोगों को तुमने बचाया उनमें एक लड़की थी जिसकी कमर पर तलवार बंधी थी? जिन हाँ में जवाब देता है। बैकरेन बताता है, वो लड़की नोबल क्लान की बेटी है और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अगर तुम नहीं होते तो वो मर चुकी होती। जिनको याद आता है कि नोबल क्लान उसी कहानी में एक बहुत बड़ा परिवार था जो बाद में कहानी में आता है। वो सोचता है, क्या वो लड़की उस बड़े परिवार के मुखिया की बेटी थी? पर फिर वो खुद से कहता है, जो भी हो, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो जरूरतमंद थी। जिन उठने की कोशिश करता है और बैकरेन से कहता है, ये सब तो मेरा फर्ज था। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे चक्कर आता है और गिरने ही वाला होता है। तभी यू ह्यून उसे पकड़ लेता है। जिन उसे देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये वही जनरल यू ह्यून है जो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर की सेवा में रहता था। वो सोचता है, मुझे पक्का यकीन है उसकी आंखें और उसका व्यवहार वही है।
जिन कहता है, मैंने बस जितना कर सका किया। वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि एक बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। बैकरेन एक डिब्बा निकालकर उसे देता है और कहता है, ये अंदर लेने वाली दवा है। नोबल क्लान ने ये तुम्हारे लिए भेजी है, शुक्रिया अदा करने के लिए। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो दवा 100 साल पुराने चीड़ के पेड़ की जड़ से बनी होती है और बहुत कीमती होती है। जिन उस दवा को देखकर सोचता है, ये तो बहुत कीमती चीज लग रही है। सब इतने चौंक क्यों गए हैं? उसे समझ नहीं आता कि ये दवा क्या है और उसे ये भी नहीं बताया जा रहा। उसे लगता है, अगर ये लोग इसका नाम ही बता देते तो शायद मैं अंदाजा लगा पाता कि ये क्या चीज है। तभी बैकरेन कहता है, ये दवा अंदरूनी चोटों के लिए बहुत अच्छी है। इससे सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा। तुमने जबरदस्ती अपने शरीर से बहुत काम लिया है, इसलिए इसे जल्दी से ले लेना चाहिए। जिन सोचता है, अगर ये अंदर की चोटों के लिए है तो शायद ये किसी तरह का एलिक्सिर, यानी बहुत असरदार दवा है। फिर वो सोचता है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है तो मरीज को सुनना चाहिए। वो दवा ले लेता है, उसे घूरता है, फिर निगल लेता है और दोबारा सो जाता है। कुछ समय बाद यू ह्यून बैकरेन से पूछता है, क्या आप वाकई उस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? बैकरेन सिर हिलाकर हाँ करता है। यू ह्यून कहता है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान आपके जैसा गुरु बनने का मौका छोड़ना चाहेगा, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी डर है कि शायद ये बच्चा मना कर दे। यू ह्यून हैरान हो जाता है, क्या मतलब? बैकरेन एक सुई उठाता है और कहता है, थोड़ा मेहनत वाला तरीका अपनाना होगा, तभी उसका मन बदलेगा। यू ह्यून डर जाता है। उसे लगता है कि बैकरेन कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन वो जानता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। फिर बैकरेन धीरे से जिन की तरफ बढ़ता है, सुई को उसके माथे के पास लाता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। यू ह्यून ये सब देखकर सोचता है, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए दुख महसूस करना चाहिए या जलन, क्योंकि अब उसका जीवन आसान नहीं रहेगा। दूसरी ओर जिनको एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो तितली है और उसे एक पागल आदमी ने उसे पकड़ लिया है और सुइयों से उसकी देह में छेद कर दिए हैं। इस बात ने उसे परेशान कर दिया और वह चाहता था कि कोई उसे बचा ले। वह बार बार किसी से कह रहा था कि उसे बचा लो। वह बस चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। कुछ समय बाद नायक को होश आया और उसने देखा कि वही छत है जो उसने नींद में जाने से पहले देखी थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक अजीब सी बदबू महसूस की। सोचने लगा कि यह क्या है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और वह बदबू इतनी घिनौनी थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब वह उठकर बैठा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से नग्न है और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। नायक की चिल्लाहट सुनकर बेकरेन वहां आ पहुंचा और उसने पूछा, तुम उठ गए? जिन उसे देखकर चौंक जाता है, क्या ये पूरी रात मेरी देखभाल कर रहा था? उसे लगता है कि ऐसे काम तो आमतौर पर नौकर करते हैं। बैकरेन जैसा महान डॉक्टर खुद ऐसा क्यों करेगा? बैकरेन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे शरीर में ज्यादा गंदगी जमा नहीं थी, ये अच्छा है। जिनको अपनी पीठ पर कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है, जैसे सूखे रबर का कोई टुकड़ा चिपका हो। बैकरेन पूछता है, तुम ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? जिन सोचता है, शायद ये बदबू उसी चिपचिपी चीज की है, लेकिन मेरा शरीर तो बहुत हल्का लग रहा है। फिर वो बैकरेन से कहता है, आप मुझसे आराम से बात करिए, इतनी इज्जत से मत बोलिए, अजीब लगता है। वो बैकरेन को देखकर सोचता है, शायद इसी को लोग असली सुंदरता कहते हैं। बैकरेन हंसता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं आराम से बोलूंगा। जिन खुश हो जाता है और कहता है, इससे मुझे अच्छा लगेगा। बैकरेन जब उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो जिन पूछता है, ये मड्डी का क्या होता है? मुझे लगा था कि मैं अंदर की चोटों के इलाज के लिए यहाँ हूँ, बैकरेन समझाता है। जब मैं तुम्हारा इलाज कर ही रहा था तो साथ में हड्डी सुधारने की प्रक्रिया भी कर दी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स सीखने से पहले ये करना जरूरी है। जिन ये सुनकर चौंक जाता है, उसे याद आता है कि मुरिम की कहानियों में बोन रिस्ट्रक्चरिंग, यानी हड्डियां और शरीर को अंदर से शुद्ध करना, एक बहुत ऊंचा इलाज होता है। इस प्रक्रिया से शरीर की सारी गंदगी, जहर और कमजोरी बाहर निकल जाती है। जिन खुश हो जाता, तो अब मेरा शरीर पूरी तरह साफ हो गया है। लेकिन फिर उसे याद आता है, बैकरेन ने कहा था कि अब वो उसे मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। क्या मतलब? मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखाएंगे? तभी बैकरेन कहता है, अब तुम्हें साफ सफाई करनी चाहिए। फिर वो यू ह्यून को बुलाता है, जो जिन को कपड़ा उड़ा देता है। जिन सोचता है, अगर ये बोन रिस्ट्रक्चरिंग बैकरेन जैसा महान डॉक्टर कर रहा है तो ये आम इलाज जैसा नहीं होगा। आखिर वो ये सब मेरे लिए क्यों कर रहा है? कुछ समय बाद जिन एक बड़े से गर्म पानी के तालाब में नहा रहा होता है। ये तालाब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस में था। बहुत आलीशान जगह थी, एकदम किसी राजा का घर लगे। जब बैकरेन ने कहा कि जिन इस ग्रुप का रक्षक बन गया है तो सबने उसे अपनी सबसे अच्छी सुविधा दी। यही स्नान घर भी उसी में से एक था। नहाने के बाद जिनको सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है, जब भी वो ये सोचने की कोशिश करता है कि वो कौन है, कहां से आया है, उसके माँ बाप कौन है, या क्या वो कभी किसी ग्रुप से जुड़ा रहा है, तो उसका सिर तेजी से दुखने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरी याददाश्त चली गई है। अगर मैं ऐसे ही अनजान बना रहूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जब यू ह्यून बाहर जा रहा होता है तो वो जिन से कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिन को लगता है ये नौकर कुछ ज्यादा ही सख्त है,
लेकिन वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अचानक एक अजनबी बच्चा आ जाता है और उसे व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर खुद इलाज करता है। कोई भी संदेह करेगा, वो पानी में दुबक कर सोचता है, अब मेरा शरीर तो एक बच्चे का है, पर दिमाग अभी भी बड़ा है। पिछली जिंदगी में मैं किसी को बचाते हुए मरा था और अब किसी को बचाकर जिंदा हूं। वो सोचता है, अगर उस दिन मुझे कोई और मिल गया होता, जैसे डाकू या भेड़िए, तो मैं मर गया होता। उसके पुराने जीवन की यादें एक एक करके उसके जहन में लौट रही थीं। वो एक ऐसा जीवन था जिसमें कोई परिवार नहीं था, न रिश्तेदार, न कोई प्यार करने वाला, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से वो जिंदगी जी। अब उसे समझ नहीं आता कि इस नई जिंदगी को कैसे जिए। और यू ह्यून ने बताया था कि उस बच्चे के बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबको डाकुओं ने मार डाला। वो याद करता है कि ये लोग सीओ की तरफ जा रहे थे और वही जगह है जहां डेमन फोर्सेस की शुरुआत होती है। उसे याद आता है किताब में यही लिखा था कि कहानी का हीरो योहा रेउन डेमन फोर्सेस को सीओ के जरिए ज्वाइन करता है। फिर वो सोचता है, और मैं तो इस कहानी में एक बिना नाम वाला एक्स्ट्रा किरदार हूं जो पहले ही पेज पर सिर में गोली खाकर मर जाता है। मैं अनाथ हूं जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना कोई सपना। मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया। शायद अब मेरी बारी है कि मैं खुद के लिए जी पाऊं। अगर मुझे परिवार चाहिए तो मुझे पैसे कमाने होंगे, और ये मुरिम की दुनिया है जहां जान की कोई कीमत नहीं। तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। वो आईने के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, मेरे पास ना दौलत है ना ताकत, लेकिन मुझे आने वाले समय की जानकारी है और डॉक्टर की जरूरत हर जगह होती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर यू ह्यून के पास जाता है। यू ह्यून उसे देखकर हैरान होता है, क्या ये वही बच्चा है? कितना बदला बदला सा लग रहा है। फिर वो कहता है, चाय घर में तुम्हारे लिए गर्म चाय तैयार है, चलो मेरे साथ। जिन चुपचाप उसके पीछे चलता है। यू ह्यून को लगता है इस बच्चे में तो बिल्कुल भी काई मतलब इस दुनिया की ऊर्जा नहीं है, और इसका मार्शल आर्ट्स का स्तर तो मुरिम के बाकी बच्चों से भी नीचे है। मेरे मास्टर बैकरेन ने कहा था कि इसकी स्किल्स काफी हैं, लेकिन मेरी नजर में ये अभी बहुत पीछे है। अगर ये वाकई मेरे मास्टर का शिष्य बना तो उसके जीवन के बचे हुए दिन और कम हो सकते हैं। जिन देखता है कि यू ह्यून बहुत शक की नजर से उसे देख रहा है, उसे अपने इंटर्नशिप के दिन याद आ जाते हैं जब लोग ऐसे ही तिरछी नजरों से देखा करते थे। बाद में जब वो चाय घर में बैठता है तो उसे कुछ मिठाइयां और नाश्ता दिया जाता है, लेकिन वो सोचता है, इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? जरूर कोई वजह है। फिर उसे याद आता है, कहानी में तो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने किसी के लिए बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर कभी नहीं किया था। क्या उसने मेरे लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो बात बहुत गंभीर है। उसे याद है, उस इलाज में बहुत ज्यादा इनर काई की जरूरत होती है, और बैकरेन तो खुद अपनी बीमारी को इनर काई से दबा रहा था। जिनको समझ आता है, अगर उसने मेरे लिए ये इलाज किया है तो शायद उसी वजह से वो कहानी की शुरुआत में ही मर गया था। ये छोटी गंभीर है। उसे याद है, उस इलाज में बहुत ज्यादा इनर काई की जरूरत होती है, और भी नहीं किया था। क्या उसने मेरे लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो बात बहुत गंभीर है। उसे याद है, उस इलाज में बहुत ज्यादा इनर काई की जरूरत होती है, और बैकरेन तो खुद अपनी बीमारी को इनर काई से दबा रहा था। जिनको समझ आता है, अगर उसने मेरे लिए ये इलाज किया है तो शायद उसी वजह से वो कहानी की शुरुआत में ही मर गया था। ये छोटी बात नहीं है। किसी और के लिए खुद को कुर्बान करना बहुत बड़ा कदम होता है। वो सोचता है, मुझे इस डॉक्टर को बचाना है। मुझे सब कुछ याद है, कहानी भी और आधुनिक मेडिकल साइंस भी। शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। लेकिन तभी उसकी नजर उस मिठाई पर जाती है। उसे शक होता है, ये बिस्किट, क्या ये काई डिस्पर्सिंग पॉइजन तो नहीं? वो समझ जाता है, ये तो डेमन क्लान की चाल हो सकती है। वो लोग किसी को जासूस बनाकर भेजते हैं, इन लोगों को नशे का आदी बना देते हैं, फिर हमला करते हैं और सबको मार डालते हैं। वो सोचता है, अब मुझे यकीन करना होगा और इन बिस्किट्स को खाना होगा। शायद उनमें से कोई जहरीला निकले, तभी मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि यहाँ खतरा है। ये जहर दिखता नहीं, ना रंग होता है, ना गंध। इसका पता तो सिर्फ असर से ही चलता है। अब मुझे खुद ही गिनी पिग बनना पड़ेगा। पिछली जिंदगी में भी मैं अपने साथियों पर टेस्ट करता था, अब बारी मेरी है। तरक्की किसी भी कीमत पर हो, तरक्की ही होती है जिन थोड़ा रुकता है। फिर धीरे धीरे वो बिस्किट उठाता है और उसे मुंह में रखता है। वो सोचता है कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। जब वो खा ही रहा था तभी बैकरेन कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। जिन चौंक गया। वो सोचने लगा कि वो कौन है जो फूस की टोपी पहने हुए है। देखने में वो कोई औरत लग रही थी। वो औरत उसके पास आई और उसके सामने झुककर शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि उनका बहन लड़के की वजह से ही बचा है। अगर वो नहीं होता तो बहन नहीं बच पाता। इसलिए उस कुलीन महिला मो ने वादा किया कि वो इस मदद का बदला जरूर चुकाएगी। वहां मौजूद सब लोग सोचने लगे कि शायद वो महिला गोंग्स ह्यून ही है, जो यहाँ अपने छोटे कजिन सुनियोंग से मिलने आई है। जिन उससे बोला कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे तो बस खुशी है कि वो किसी की मदद कर सका। वो महिला मुस्कुरा दी और ये जानकर खुश हुई कि वही यहाँ का नेता है और एक महान डॉक्टर भी। उसने साफ कहा कि उनका पूरा खानदान इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। मुख्य लड़का थोड़ा शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो बार बार उसकी तारीफ कर रही थी। जिन उससे बोला कि उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अचानक उस लड़के को कुछ याद आया। उसने तुरंत उस महिला से कहा कि वो उससे बात करने के बजाय अपने परिवार से मिलने चली जाए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। महिला ये सुनकर थोड़ी चौंक गई। फिर उसने विनम्रता से माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार वो उससे जरूर मिलेगी, और वहां से चली गई।
जिनको याद आया कि सोन ह्यून मुख्य परिवार में जन्मी इकलौती बेटी है, लेकिन मुख्य परिवार के बहुत से बड़े बुजुर्ग उसे लेकर निराश हैं, क्योंकि उसमें तलवार चलाने की कोई खास काबिलियत नहीं है। वो ऐसी लड़की है जो मुख्य परिवार की गुप्त तकनीकें नहीं सीख सकती। उसे एक ऐसी जड़ी बूटी की तरह माना जाता है जो किसी औषधि का काम नहीं करती। दूसरी तरफ सुनियोंग, जो कि साइड वाले यानी कोलेटरल परिवार की वारिस है, वो पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि सन ह्योन को उनके परिवार का नाकाम सदस्य माना जाता है, फिर भी वो अपनी छोटी बहन सुन योंग से बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है। सबसे ज्यादा कहानी के मुताबिक असल में उस जगह पर सेयोंग की मौत हो जानी थी और सुनियोंग जो उसे बहन जैसा प्यार करती है, उसकी मौत से बहुत दुखी होकर गुस्से में आ जाती। उसे बाद में पता चलता कि यह सब मुख्य परिवार के एक बुजुर्ग का प्लान था जो चाहता था कि सुनियोंग ही कुल की अगली वारिस बने और इसी बहाने वो एक भयानक नरसंहार करवाना चाहता था। इस तरह चिन्ही ने भविष्य में होने वाले बड़े खून खराबे को रोक दिया। जिन सोचने लगा कि अगर इस कहानी को उपन्यास के हिसाब से देखें तो ये लगभग पहले भाग का प्रस्तावना यानी प्रोलॉग ही लगता है, जहां एक सफेद ड्रैगन जैसा दिव्य चिकित्सक राक्षस राजा हरायुन का इलाज करता है। यही वो दृश्य है जहां सब कुछ घटता है, साजिश भी यहीं शुरू होती है और जिसे अगर वो नहीं रोक सका तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। उसी समय यू ह्योन को यह देखकर राहत मिलती है कि जिन अब पहले से बेहतर लग रहा है और अब उससे थोड़ी बातचीत भी कर सकता है। लेकिन अचानक जिन खांसने लगता है, जिससे यू ह्योन घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो जानना चाहता है कि कहीं उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई क्या। जिन समझाता है कि दरअसल चाय पीने से उसकी गले में थोड़ी खुजली हो रही है, इसलिए खांसी आ रही है। बीन ये सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन चिन्ही को थोड़ी चिंता हो गई। उसने सोचा कि भले ही उसे एक दिव्य इंसान माना जाता है, लेकिन वो अब भी एक मार्शल आर्ट्स का योद्धा है और इसी वजह से वो इतनी बारीक बातें समझ पा रहा है। जिन फिर से बोला कि पता नहीं क्यों लेकिन ये चाय उसकी गले में खुजली करवा रही है। बैकरेन ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उस चाय से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर उसने पूछा, क्या तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारी नाड़ी चेक कर लूं? जिन ने हामी भरी और उसे इजाजत दी कि वो उसकी नाड़ी जांच ले। बैकरेन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, मुख्य लड़का थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। लेकिन उसे अब तक काई या भीतरी काई के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे बस ऐसा लगा कि कुछ नर्म सा उसकी शरीर के अंदर जा रहा है। बैकरेन ने उसकी नाड़ी जांची और समझ गया कि उसकी अंदर की काई पूरी तरह बिखर चुकी है। जिन चौंका और यू ह्योन भी ये सुनकर हैरान रह गया कि उसकी अंदर की काई बिखर गई है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये लड़का कभी मार्शल आर्ट सीखा ही नहीं। बीन ने समझाया कि असल में वो औषधि की जो गोली दी गई थी वो कुलीन परिवार की तरफ से भेजी गई थी और जब उसने उसकी हड्डियां फिर से जोड़ी थीं, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की थी, तब उसने बहुत थोड़ी सी भीतरी काई भी उसके अंदर डाल दी थी। हालांकि वो बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अगर ऐसा न किया गया होता तो उस बच्चे के शरीर की सारी काई धीरे धीरे बाहर निकल जाती। इसलिए बीन ने उसके अंदर थोड़ी सी काई बीन ने समझाया कि असल में वो औषधि की जो गोली दी गई थी वो कुलीन परिवार की तरफ से भेजी गई थी और जब उसने उसकी हड्डियां फिर से जोड़ी थीं, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की थी, तब उसने बहुत थोड़ी सी भीतरी काई भी उसके अंदर डाल दी थी। हालांकि वो बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अगर ऐसा न किया गया होता तो उस बच्चे के शरीर की सारी काई धीरे धीरे बाहर निकल जाती। इसलिए बीन ने उसके अंदर थोड़ी सी काई डालकर एक आधार बना दिया ताकि आगे भविष्य में वो इसका इस्तेमाल कर सके। यूह्योन को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि बोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसी प्रक्रिया भी हुई थी। इस तरह से एक ऐसा बच्चा जो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता, उसमें दवाओं को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बीन अब परेशान हो गया, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाएगी। सब अपने बच्चों के लिए भी वही इलाज करवाने की भीख मांगेंगे। उसने समझाया कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का बहुत बड़ा कर्जदार है और अगर उसे सही याद है तो उसके पोते ने भी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होगा। यूह्योन हंसने लगा और बोला कि वो तो बस बीन की जबरदस्त डॉक्टर जैसी काबिलियत से बहुत प्रभावित है। बैकरेन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वो बीन की बहुत तारीफ कर रहा था। जिन सोच रहा था कि सफेद ड्रैगन जैसे दिव्य डॉक्टर से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है, वो तो लीडर के पोते को भी ध्यान में रखता है। और उसने मन ही मन सोचा कि बीन सच में इस दौर का सबसे नेक और सच्चा डॉक्टर है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेरिन ने कहा कि उसके अंदर की बिखरी हुई काई का कारण शायद काई बिखेरने वाला जहर हो सकता है। यूह्योन ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर कौन ऐसा होगा जो इस बच्चे को ऐसा जहर खिलाएगा, क्योंकि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस तो कभी अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। बैकरेन ने समझाया कि सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि ये किया किसने, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। फिर उसने याद करते हुए कहा कि जो खाने पीने की चीजें उस बच्चे को दी गई थीं, वही चीजें तो वहां के बड़े अफसरों और शानदार योद्धाओं को भी दी जाती हैं। यूह्योन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं कोई उनकी पूरी टीम को निशाना तो नहीं बना रहा। बीन ने तुरंत आदेश दिया कि उस चाय और बिस्किट को फेंक दिया जाए और अपने सभी सैनिकों को तैयार रखा जाए, क्योंकि ये हमला हो सकता है। यूह्योन सोचने लगा कि अगर ये हमला है तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पूरे कैंप को जहर देना अपने आप में एक बड़ी साजिश है। वो तेजी से वहां से निकल गया और सबसे माफी मांगी।
क्योंकि उसकी मंशा ये नहीं थी कि उस लड़के को उनकी परेशानियों में खींचा जाए। उसने कहा कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। वो बाहर गया और अपने आदमी से कहा कि मैनेजर को बुलाया जाए। उसका आदमी बोला, जी अभी बुलाता हूं। बीन रिन ने जिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें काई बिखेरने वाले जहर के बारे में कुछ पता है? जिन सोचने लगा काई बिखेरने वाला जहर क्या होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ये बात थी कि ऐसा जहर होता है जो शरीर के अंदर की काई को बिखेर देता है और वो बिल्कुल रंगहीन और गंधहीन होता है। उसे स्वाद से पता नहीं चल सकता था कि जहर किस बिस्किट में है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सारे बिस्किट खा लिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी एक में जहर हो। उसके लिए उस जहर से प्रभावित होना जरूरी था। वैसे भी बहुत समय हो गया था जब वो खुद को मानव प्रयोग का विषय यानी इंसानी गिनी पिग बनाता था, क्योंकि दवा और इलाज कुर्बानी से ही बनते और बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर देखे तो उसने अपने कई सीनियर सहयोगियों को भी इंसानी गिनी पिग बना डाला था, ताकि वो नसें ढूंढने की प्रैक्टिस कर सके। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि तरक्की चाहे छोटी हो या बड़ी, तरक्की ही होती है, तो जाहिर है वो जहर जरूर खाएगा। बैकरेन उसे देख रहा था और सोच रहा था, चाहे वो जहर केवल काई को ही बिखेरे, जहर तो जहर ही होता है, तो फिर ये बच्चा उसे खुद से क्यों खाएगा? उसने फिर कहा कि अगर जांच के बाद कुछ भी मिलता है तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस को बचाया जाएगा, लेकिन उसका श्रेय बीन को नहीं बल्कि चिन्ही को जाएगा। उसे ये सोचकर बुरा लगा कि वो एक मासूम बच्चे पर इतना दबाव डाल रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने चिन्ही से कहा कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वो उसके साथ बैठकर थोड़ा बात करे। जिन बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि ये तो पैसे उगाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग उसे और ज्यादा पैसे दिखाएं, क्योंकि उसे तो ना उन दिव्य एलिक्सर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान है। इसलिए उसे तो बस पैसा चाहिए, क्योंकि वो इस वीरान और अजनबी जंगल में अकेला फंसा हुआ है। अब जब वो इस हाल में है तो जितना हो सके उतना पैसा निकाल लेना ही समझदारी होगी। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कहां से आया है या उसका परिवार कौन है। तो अगर ऐसा बेरुखा और खुद से कटा हुआ इंसान भी किसी के काम आ गया तो उसके लिए बस इतना ही काफी है। और यही सोचकर सब हैरान भी रह जाते हैं। चिन्ही ने सोचा कि उस पर जो असर हुआ है वो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। शायद उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है। यू ह्योन ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही दिखने में कमजोर लगे, लेकिन वो खुद क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का लीडर है, और क्योंकि वो जिन जगह का उद्धार करता है वो उसे निराश नहीं होने देगा। बैकरेन ने लीडर को रोकते हुए कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लीडर जानता था कि बीन तो इतनी दूर तक चला गया है कि उसने उस बच्चे पर हड्डी पुनर्निर्माण प्रक्रिया, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर तक कर डाली है, लेकिन फिर भी बेरिन ने मना कर दिया। और लीडर को समझ नहीं आया कि वो आखिर क्यों इनकार कर रहा है। रात को जब पूरी एजेंसी शांत थी और कोई भी उस जगह की निगरानी नहीं कर रहा था, तभी कुछ हत्यारे वहां आ पहुंचे। वो छत की ओर भागे और वहां तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं तो मेरी आत्मा तुम्हारा पीछा करेगा।